अभी दिख रहा है वीडियो? ओके ठीक है, फिर देखो आज ना हम लोग एफ ट्रिपल ई का कुछ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है? जो आप लोग का सिलेबस है, जो सेमेस्टर के बेसिस पे इम्पोर्टेंट है वो देखेंगे, ठीक है? जो सेमेस्टर में आपका आ सकता है। ओके तो यूनिट वाइज लिखा हुआ है, आप यूनिट वाइज देख सकते हो कि आपके एक यूनिट में कौन कौन सा क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटी है एग्जाम में, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन देखो, यूनिट 1 से है, एक्सप्लेन अबाउट इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। तो इसमें क्या करना है, क्वेश्चन पूछेगा एक्सप्लेन अबाउट इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। अब क्वेश्चन देखो कुछ अलग तरीके से भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट यही लैंग्वेज होगा, आपका लैंग्वेज चेंज करके भी आ सकता है, ठीक है? तो अगर आपसे पूछता है कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में बताएं, ठीक है, तो इसमें आप क्या लिखोगे? पहले तो लिखोगे कि इलेक्ट्रिकल होता क्या है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी क्या होता है, वो क्यों जरूरी है, ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस लिखोगे। उसके बाद आप कुछ कुछ लिखोगे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में, जैसे हम आप लोग को बताए थे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में कि आप कोई भी गीला होता है ना, गीले हाथ से, वेटेड हाथ से उसको नहीं छूना, इलेक्ट्रिसिटी को। आपका जो वायर होना चाहिए वो इंसुलेटेड होना चाहिए। इसी तरह से कुछ कुछ पॉइंट बना करके लिखोगे, ठीक है? नेक्स्ट देखो क्या है, डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू फ्री अ पर्सन फ्रॉम इलेक्ट्रोकॉजन। ये क्वेश्चन पता है, हम आप लोग को बताए थे जब ये चैप्टर पढ़ाया था, याद है? कुछ बताओ आप लोग। हाँ, तो इलेक्ट्रोकॉजन मीन्स क्या होता है, किसी को झटका लगना, ठीक है? किसी को झटका लगा है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी लगा है, झटका लग रहा है, तो क्या करना चाहिए, ठीक है? उस इंसान को फ्री कैसे करोगे, इलेक्ट्रिसिटी अगर उसको झटका लगा है तो पहले तो आप लिखोगे कि झटका लगा है तो कैसे लगा, मीन्स कैसे, मीन्स होता क्या है, ठीक है, क्या होता है। उसके बाद लिखोगे कि फ्री कैसे करना है, फ्री करने का कुछ कुछ सेफ्टी बताए थे ना कैसे करना है। या तो स्विच ऑफ करोगे आप, ठीक है, या फिर कोई लकड़ी, सूखा लकड़ी, गीला नहीं, या फिर कोई प्लास्टिक का चीज यूज करके उसका दोनों के बीच में जो कनेक्शन है, आपका जो वायर से झटका लगा है इंसान को, उनके बीच का कनेक्शन तोड़ना है। या फिर आप सीधे पावर कट करो, अगर आपको पावर कट का नहीं पता है तो इंसान को हटाना है, डायरेक्टली उसको जाकर नहीं छूना है, ठीक है? उसको जा करके डायरेक्टली नहीं छूना, अगर आप डायरेक्टली उसको छूते हो तो क्या होगा, झटका आपको भी लगेगा, ठीक है? ये सब पढ़े थे ना हम लोग, तो ये सब लिखना है इसमें। फिर नेक्स्ट है शॉर्ट नोट्स ऑन फायर सेफ्टी। तो फायर सेफ्टी के बारे में भी हम लोग पढ़े थे। फायर सेफ्टी में फायर सेफ्टी अलार्म्स होते हैं, फायर ब्रिगेड्स को कॉल करना चाहिए अगर कहीं पे फायर लगता है। तो फायर सेफ्टी का पर्पस क्या है, मीन्स और आप क्या कर सकते हो, ठीक है? लाइक एक तो इसमें लिखोगे क्या कि जब लग जाए, अगर फायर लग जाए कहीं पे तो आपको क्या करना है। और फायर सेफ्टी में एक ये भी पॉइंट लिखना है कि फायर सेफ्टी क्या 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 तरीका होता है, प्रोसीड्यूर क्या होता है, आप क्या अपना सकते हो ताकि जो आपका आग है ना वो ना लगे, फायर सेफ्टी से बचे। अच्छा, फायर सेफ्टी में फायर कैसे लग सकता है उसका भी रिस्क लिखना है, लाइक कहीं पे वायर आपका कनेक्शन लूज है या फिर कोई स्पार्क हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के वजह से भी आग लग सकता है, तो वो सब पॉइंट भी लिखोगे, ठीक है? यूनिट 1 में आपका यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, यही 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यूनिट 2 का। ओके, कहीं डाउट हो तो पूछ सकते हो, थोड़ा लिबरली बता रहे क्योंकि पढ़े हो आप लोग। तो यूनिट 2 में देखो डिफरेंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा ये बताओ तो, डिफरेंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़े थे ना, कौन कौन सा सोर्स होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का? दो टाइप का पढ़े थे, याद है? दो टाइप का इलेक्ट्रिकल सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़े थे, याद है? रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, याद आ रहा है कुछ? तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में आपका रिन्यूएबल टाइप और, हाँ, रिन्यूएबल, बहुत अच्छे रितेश, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, ठीक है? ये दो तरह का सोर्स हम लोग पढ़े थे, वो हम लोग लिखेंगे इसमें, ओके? फिर उसको एक्सप्लेन करना और उसमें कुछ कुछ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आप लोग बताओ तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल का। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल का एग्जाम्पल बताओ तो आप लोग।
अच्छा, एक और टाइप पढ़े थे, याद है? तो रिन्यूएबल में क्या था, एग्जाम्पल बताइए। किसी को याद नहीं है? रिन्यूएबल मीन्स क्या, जिसको आप दोबारा पा सकते हो, ठीक है, कुछ टाइम के बाद वो वापस आपको मिल सकता है, ठीक है। लाइक आपका सूरज का सोलर एनर्जी, ठीक है, क्या होता है, दिन में आपका सोलर एनर्जी यूज किए आप लोग, ठीक है, सनलाइट यूज किए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किए, फिर अगले दिन आपको सोलर एनर्जी मिल सकता है। पानी, पानी क्या होता है, रिन्यूएबल होता है, दोबारा मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका हाइड्रो हो गया, विंड हो गया, विंड में भी आप दोबारा आपको मिल सकता है, वो रिन्यूएबल हुआ। नॉन रिन्यूएबल मीन्स क्या, जो आपको दोबारा नहीं मिल सकता, लाइक पेट्रोलियम, कोल, ठीक है, ये सब एक बार खत्म होने के बाद दोबारा जो उसका बनने का प्रोसेस होता है ना, बहुत लंबा होता है, ठीक है, तो दोबारा हमको मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, वो नॉन रिन्यूएबल में आएगा। ओके। अच्छा, नेक्स्ट है आपका, देखो, ओम्स लॉ और रिलेशन बिटवीन वी, आई एंड आर पढ़े थे ना। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ क्या करता है, एक रिलेशन बताता है बिटवीन द वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, वी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई, ठीक है। और जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हमको क्या मिलता है, वी इक्वल टू आई आर। अच्छा, इसमें एक कंडीशन था, क्या कंडीशन था, कि टेम्परेचर जो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए, तभी ये ओम्स लॉ आपका अप्लाई होगा, ठीक है। कंडीशन याद रखना कि जो मेरा टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, पावर एंड एनर्जी, ठीक है। मीन्स क्या, कि इसमें आपका क्वेश्चन आ सकता है, सीरीज और रेजिस्टेंस जो बताए थे, सीरीज में पैरेलल में कैसा होगा, कॉम्बिनेशन पढ़े थे ना, उससे हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। ठीक है, तो उस तरह से, लाइक मान लो कि देखो, ये एक रेजिस्टेंस है, ये दूसरा है, ठीक है, इसके पैरेलल में हम एक ये तीसरा दे दिए, ठीक है, और एक बैटरी कनेक्ट कर दिए, मान लो, ठीक है, एक एसी सोर्स दी है, बैटरी कनेक्ट कर दो, ठीक है। अब कुछ वोल्ट का होगा, मान लो 10 वोल्ट का या कुछ वोल्ट का है, ठीक है। तो अब हम पूछ लें R1 है, R2 है, R3 है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा वो निकालो, फिर आपका वोल्टेज दिया हुआ है, करंट निकालो, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा। ओके, ये सब ध्यान में देना है, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना ये सब के बेसिस पे, तो हो जाएगा इजिली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंगल फेज एंड थ्री फेज। तो सिंगल फेज क्या होता है, थ्री फेज क्या होता है। ओके, जो हम लोग कनेक्शन लाते हैं, ठीक है, जो लाइन होता है आपका, वो फेज जो होता है उसको सिंगल फेज और थ्री फेज में कैटेगराइज करते हैं। सिंगल फेज कहाँ पे यूज करते हैं, रेसिडेंशियल के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सब थोड़ा बहुत क्वेश्चन देखते जाना। ओके, यूनिट 3 का देखते हैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सप्लेन नेसेसिटी ऑफ प्रोटेक्टिव डिवाइस। तो नेसेसिटी क्या है प्रोटेक्टिव डिवाइस का, वो देखना है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखोगे, जब भी ये क्वेश्चन अगर आए तो इसमें पहले लिखना है कि नेसेसिटी क्या है, ठीक है, जरूरत क्या है हमको प्रोटेक्टिव डिवाइस का। अच्छा, प्रोटेक्टिव डिवाइस मीन्स क्या, लाइक फ्यूज हो गया, एमसीबी हो गया, ठीक है, रिले हो गया, वो सब क्या है, प्रोटेक्टिव डिवाइस है, ठीक है। पढ़े थे ना ये सब के बारे में। तो ये सब का एक बार लिखने के बाद कुछ कुछ एग्जाम्पल लिख देना, लाइक फ्यूज हो गया आपका, ग्लास ग्लास फ्यूज एक पढ़े थे हम लोग, याद है। एमसीबी हो गया, रिले हो गया, एमसीसीबी, ईएलसीबी पढ़े थे ना, ये सब के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखोगे। ओके, नेक्स्ट देखो, वर्किंग विद डायग्राम ऑफ प्रोटेक्टिव डिवाइस।
तो वर्किंग विद डायग्राम, डायग्राम के साथ किसी प्रोटेक्टिव डिवाइस का पूछा जा सकता है, जैसे कि आपका फ्यूज वायर का पूछा जा सकता है, एमसीबी का पूछा जा सकता है, रिले का, एमसीसीबी का। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है एमसीबी और रिले होता है, एमसीबी और रिले होता है, ठीक है। एमसीबी का फुल फॉर्म क्या था बताओ? आवाज आ रही है ना? एमसीबी और रिले ये सब का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उनका वर्किंग बताइए डायग्राम के साथ, ठीक है। तो ये सब देख लोगे। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज अर्थिंग, अर्थिंग क्या होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है अर्थिंग का, ठीक है। हम लोग अर्थिंग का टाइप भी देखे थे ना, ठीक है। तो इसमें अगर आता है तो ऐसे ही लिखोगे अर्थिंग क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्या जरूरत है, ठीक है। वो हम लोग सेफ्टी के लिए यूज करते हैं, ठीक है, वो सब लिखोगे। और उसका जो टाइप पढ़े थे ना वो टाइप बताओगे। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ वायरिंग सिस्टम, वायरिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है, जरूरी क्यों है वायरिंग सिस्टम। और वायरिंग सिस्टम का जो टाइप्स हम लोग पढ़े थे, कंडक्ट वायरिंग सिस्टम पढ़े थे ना, वो सब लिखोगे। ओके देखो यूनिट 4 का हम लोग देखते हैं कि यूनिट 4 का क्या क्या इंपॉर्टेंट है। लाइक यूनिट 4 में आपका एक्सप्लेन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर विथ नीड डायग्राम। तो वर्किंग प्रिंसिपल बताना है हमको ट्रांसफार्मर का नीड डायग्राम के साथ। ट्रांसफार्मर दो टाइप का होता है, पढ़ते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो इसमें आप अगर आते हैं तो पहले तो ट्रांसफार्मर क्या होता है वो लिखोगे, ठीक है। और स्टेप अप क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, और उसका डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना होगा। वर्किंग क्या होता है, ठीक है, वो लिखना है। एक्सप्लेन सिंगल फेज एंड थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो पहले तो इंडक्शन मोटर क्या होता है, ठीक है। फिर इंडक्शन मोटर में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्या होता है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर क्या होता है, इसका वर्किंग और इसका आपका कंस्ट्रक्शन टोटल होता है। ये जब हम लोग पढ़ेंगे ना यूनिट 4 तब आप लोग को पता चलेगा, ठीक है। तो सिंगल फेज में आपका जो इंडक्शन मोटर होता है उसका वर्किंग, उसका डायग्राम डिफरेंट होता है, और थ्री फेज का जो वर्किंग होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो मेन जो डिफरेंट होता है, सिंगल फेज में हम लोग को स्टार्टर का जरूरत पड़ता है, ठीक है। और थ्री फेज में हमें स्टार्टर का जरूरत नहीं होता। सिंगल फेज में क्या होता है, सिंगल फेज स्टार्टर मोटर में हम लोग सिंगल फेज सप्लाई देते हैं मोटर में, और थ्री फेज में थ्री फेज सप्लाई देते हैं। और कुछ कुछ कंस्ट्रक्शन थोड़ा डिफरेंट होता है। व्हाट इज यूपीएस, यूपीएस के बारे में पढ़ोगे आप लोग जब चैप्टर 4 कंप्लीट होगा, ठीक है। तो व्हाट इज यूपीएस, सिंगल फेज और थ्री फेज इंडक्शन मोटर, ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये सब इंपॉर्टेंट है यूनिट 4 का, जिसका आने का चांसेस ज्यादा होते हैं एग्जाम में, ठीक है। अच्छा यूनिट 5 देखते हैं, वो तुम लोग बहुत अच्छे से किए हैं कंप्लीट। तो यूनिट 5 में पहला क्वेश्चन देखो, डिफरेंट बिटवीन और कंपैरिजन। डिफरेंट बिटवीन आ सकता है या फिर कंपैरिजन करने। कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, पढ़े थे। कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। देखो इसको जब भी लिखोगे ना, ठीक है, अगर कंपैरिजन आता है, डिफरेंस आता है, सबसे पहले तो आप पेज में एक लाइन खींचो, ठीक है। अगर तीन है तो तीन पार्टीशन में बांटोगे पेज को, ठीक है। और ऊपर में हेडिंग देके तीनों का एक एक पॉइंट करके लिखना। एक एक पॉइंट की मीन्स ये नहीं कि इसका कुछ अलग लिख रहे हो और इसका कुछ अलग लिख रहे हो, नहीं। जिस पॉइंट के बेसिस पे लिख रहे हो ना, तीनों का उसी पॉइंट के बेसिस पे लिखना। लाइक आप लिख रहे हो कि रेजिस्टेंस कितना होता है कंडक्टर में, तो कंडक्टर में कितना होता है, इंसुलेटर में कितना होता है, सेमीकंडक्टर में कितना होता है, तीनों का लिखना, ठीक है। उसके बाद वैसे तुम लोग ये किए थे ना, कंडक्टर क्या होता है डिफिनेशन, फिर इंसुलेटर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, उसका एग्जांपल लिखोगे। कंडक्टर का एग्जांपल जैसे कि आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ठीक है। इंसुलेटर जैसे कि आपका रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, वो इंसुलेटर हो गया। सेमीकंडक्टर जैसे कि आपका जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज पीएन जंक्शन डायोड, एक्सप्लेन विद डायग्राम। तो पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है वो बताना है विथ डायग्राम, ठीक है। उसका वर्किंग बताओगे। तो पहले तो बताओगे पीएन जंक्शन क्या होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन बताओगे कैसे होता है, याद है।
पी टाइप और एन टाइप दोनों को जब हम एक साथ लेके आते हैं, ठीक है, तब हमारा पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन होता है। जब भी आप पी और एन टाइप को एक साथ लेके आते हो तो बीच में क्या बनता है, एक डिप्लेशन लेयर बनता है, ठीक है। फिर इसका दो कंडीशन लिखोगे, कौन कौन सा, एक तो आपका फॉरवर्ड बायस और दूसरा क्या है, रिवर्स बायस, ठीक है, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग पी टाइप से और नेगेटिव टर्मिनल को एन टाइप से कनेक्ट करते हैं, तब हमारा फॉरवर्ड बायस बनता है और हमारा जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होगा वो आपका सर्किट में फ्लो होना स्टार्ट होता है और उससे इजिली करंट पास हो सकता है। रिवर्स बायस में क्या होता है कि हम लोग पी टाइप को नेगेटिव से और एन टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं बैटरी का, ठीक है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से अगर एन टाइप को और नेगेटिव टर्मिनल से पी टाइप को कनेक्ट करें तो रिवर्स बायस बनता है। रिवर्स बायस के कंडीशन में ऑलवेज आपका डिप्लेशन लेयर क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है, एक बैरियर क्रिएट हो जाता है, ठीक है, जिसके वजह से आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो होना मुश्किल हो जाता है इसमें और इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो पाता है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक्सप्लेन अबाउट रेक्टिफायर एंड इट्स टाइप। तो रेक्टिफायर क्या होता है, पढ़े थे रेक्टिफायर क्या होता है, क्या होता है रेक्टिफायर, जो एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है, क्या करता है, एसी टू डीसी करता है, ठीक है, अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। तो रेक्टिफायर कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है, ठीक है, पढ़े थे, हाफ वेव, फुल वेव। हाफ वेव जिसमें एक डायोड का यूज करके हम लोग एक सर्किट का कंस्ट्रक्शन करते हैं जो कि रेक्टिफायर होता है, ठीक है, और वो क्या करता है, एसी करंट को डीसी में करता है, प्योर डीसी में नहीं करता है, ठीक है, पल्सेटिंग डीसी में करता है। और आप पढ़े थे फुल वेव, फुल वेव में दो टाइप पढ़े थे फिर हम लोग, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ बीजेटी विथ डायग्राम। बीजेटी क्या होता है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर क्या होता है, थ्री टर्मिनल डिवाइस होता है, ठीक है, जो कि स्विच की तरह काम करता है, स्विचिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। तो बीजेटी क्या होता है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बाइपोलर, ओके। इसका कंस्ट्रक्शन बताओगे क्या होता है, इसमें दो टाइप होता है, पीएनपी और एनपीएन, याद है, पीएनपी और एनपीएन। तो हम क्या करते हैं, दो पी टाइप के बीच में अगर एक एन टाइप को स्विचिंग कर दिया जाए या सैंडविचिंग कर दिया जाए तो ये बनता है पीएनपी बीजेटी। अगर दो एन टाइप के बीच में एक पी टाइप को डाल दिया जाए तो वो बनता है एनपीएन बीजेटी, ठीक है। इसमें भी आप देखना दो टाइप से काम करता था, किस तरह से, एक तो आपका एज अ स्विच वर्क करता था, एज अ स्विच, और दूसरा क्या, एज अ एम्पलीफायर। तो कौन से कंडीशन में वो स्विच की तरह काम करेगा, कौन सी कंडीशन में वो एम्पलीफायर की तरह काम करेगा, वो सब भी देख लोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कंपैरिजन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। तो एनालॉग सिग्नल क्या होता है और डिजिटल सिग्नल क्या होता है, उनके बीच में कंपैरिजन। जब भी कंपैरिजन आए या डिफरेंस आए क्या करना है, पहले तो पेज में एक लाइन खींचना है, ठीक है। तो पेज को दो पार्टीशन में बांटो, एक साइड लिखोगे एनालॉग, दूसरी साइड डिजिटल, और दोनों में पॉइंट वाइज एटलीस्ट आप 8 पॉइंट डालोगे, ठीक है, 8 पॉइंट, कुछ भी मत डालना, इससे रिलेटेड डालना है, ठीक है, इसी चीज से रिलेटेड डालना, कुछ भी मत डाल देना। तो एनालॉग क्या होता है, डिजिटल क्या होता है, एनालॉग का एग्जांपल, डिजिटल सिग्नल का एग्जांपल, ठीक है। एनालॉग क्या होता है, हर एक पॉइंट पे आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा, लेकिन डिजिटल सिग्नल क्या होता है कि वो बस आपका 1 और 0 पे वर्क करता है, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन ऑन बाइनरी नंबर और लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट क्या होता है, हम लोग पढ़े थे बेसिक लॉजिक गेट, ठीक है, उसके बाद आपका यूनिवर्सल लॉजिक गेट और एक एक्सक्लूसिव लॉजिक गेट भी पढ़े थे। तो एग्जाम में आएगा तो वैसे तो आप लोग का बेसिक ही आता है, बहुत हुआ तो यूनिवर्सल, ठीक है। तो बेसिक लॉजिक गेट में 3 तरह का गेट पढ़े थे हम लोग, और गेट, नॉट गेट और एंड गेट, ठीक है। और आपका यूनिवर्सल में नॉर और नैंड, और एक्सक्लूसिव में एक्सॉर और एक्सनोर,
ठीक है, वो सब देख लोगे आप। बाइनरी नंबर, ठीक है, बाइनरी नंबर या फिर सिंपली बोले तो नंबर कन्वर्जन, ठीक है। कोई नंबर सिस्टम पढ़े थे ना हम लोग, 4 टाइप का, याद है? बाइनरी था, डेसिमल था, बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम पढ़े थे। तो इन तीनों के बीच में कन्वर्जन दे सकता है, कन्वर्जन हम लोग सीखे थे, कन्वर्जन दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट नोट्स दे सकते हैं आपको, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन सेंसर क्या होता है। डिफरेंट टाइप का हम लोग सेंसर देखे थे, टेम्परेचर सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर, ठीक है। उसके बाद एक्चुएटर क्या होता है, रिले क्या होता है, ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो देख लो सारा क्वेश्चन एक बारी, यूनिट वाइज लिखा हुआ है, ठीक है, ग्रुप में शेयर कर देंगे, एक बार देख लेना। और जहां भी डाउट होगा ना जिस क्वेश्चन में, वो पूछ लेना, ठीक है। देखो ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब यही पढ़ के सिर्फ जाना नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट इसको जरूर से जरूर देखना, ठीक है। एग्जाम देने जाना है तो इसको जरूर से जरूर देखोगे, इंपॉर्टेंट है। बाकी कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। कोई डाउट है क्या? देखो कोई डाउट है? यूनिट 1 आपका उतना इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन नहीं है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आएगा ना आप लोग का चैप्टर 4 और चैप्टर 5, ठीक है। ये 2 चैप्टर जो होता है ना बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए, ठीक है। इसमें आपका सिलेबस में सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम नंबर वाला टॉपिक है ना 4 और 5 चैप्टर में ही दिया हुआ है। ओके ठीक है, फिर इस क्वेश्चंस को मतलब हम भेज देंगे, आप लोग देख लेना, एक बार जहां डाउट होगा पूछ लेना, ठीक है। ठीक है, फिर इतना ही रखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके, यू कैन लीव, थैंक यू फॉर ज्वाइन।